के सेट पर लगा लो कितना क्लास स्टार्ट करो। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। धमाकेदार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रेविटेशन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मस्त टॉपिक है, पढ़ने में पूरा एंजॉय होता है, जबरदस्त वाला मजा आता है। तो सिलेक्शन बेच की लेक्चर नंबर आपका 36। अगर पहले का कोई भी लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है गलती से तो टॉपिक लगाओ, सिलेक्शन बेस लगाओ भाई, आरएसआर लगाओ, टॉपिक आपके सामने होगा। जैसे आपने 1D मोशन मतलब 1D मिस कर दिया तो 1D सिलेक्शन बेच बाय आरएसआर आपके सामने टॉपिक मिल जाएगा। वैसे मैंने सिलेक्शन बेच की पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, मैं उसको और अपडेट कर दूंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 और बात करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 1 की, यानी ग्रेविटेशन का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बच्चे एक बार क्लास में आ रहे हैं सभी बच्चों से एक बार दिल से रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, उनको फटाफट से बुला ले और अपने आप से प्रेजेंट लगाओ, कमेंट सेक्शन में जय लिख दो और फिर पूरा फोकस आपको स्क्रीन पे करना है, यहाँ पे बोर्ड पे देखना है। एक एक डाउट क्लियर करेंगे फुल विजुअल इफेक्ट के साथ में। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद बेटा। यस, सबसे पहले सिलेक्शन बेच में पहली क्लास हमारा पहला जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का, वो रहेगा आपका ग्रेविटेशन में सबसे पहले लो जो न्यूटन ने दिया वो। तो उसमें देखिए क्या हुआ, ऐसे भाई साहब बैठे थे एक बार, अगर वो ऐसे बैठे नहीं होते तो आज हम ये लो नहीं पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये बैठता है उधर से इसके क्या है, जो ऊपर एप्पल है ना, एप्पल का पेड़ था, इसके कुछ गैस बन रही है, ये एप्पल की गैस बनती हुई दिख रही होगी आपको। ये देखो जैसे ये गैस बनी और उसका हाथ छूट गया टहनी से और वो नीचे आके गिरता है एप्पल, और वो भी इसके सिर पे। और उसके बाद में इसका दिमाग देखो, ये न्यूटन था ना, न्यूटन, इसलिए तुरंत से इसके दिमाग में है चमक गया कॉन्सेप्ट। बोला ऐसा क्यों हुआ, ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब कोई ना कोई तो लफड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी गड़बड़ को लेकर फिर एक लो दिया गया ग्रेविटेशन का कि बहुत सारे जो प्लेनेट हैं, वो ग्रह है, उपग्रह है, वो एक दूसरे, जैसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उनके बीच में कौन सा बल लग रहे हैं जिनकी वजह से वो चक्कर लगा रहे हैं। और इसीलिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो चंद्रमा है ये और ये पृथ्वी है, और ये मान लो पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है आपका चंद्रमा इस तरीके से, तो इनके बीच में कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, और उसको उसने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया क्योंकि अट्रैक्ट है इससे, और इसी वजह से इस प्रकार से ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो उस बल की जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो बल इन दोनों ऑब्जेक्ट का, जैसे एक पृथ्वी हो गया और दूसरा आपका एक चंद्रमा हो गया, इन दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा था, इनके बीच में दूरी कितनी है उस पे डिपेंड कर रहा था। और उसने एक जबरदस्त एक लो दे दिया जिसको आज हम याद कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नुकसान भी है फायदा भी है, ओके। यस, जय हिंद बेटा, यस यस। देखिए तो चलिए अभी देखते हैं क्या लो दिया उसने। जरा सबसे पहले ग्रेविटेशनल लो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो क्या था। यहां पे दो ब्लॉक आपको नजर आएंगे, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d आपको यहां पे दिखाई जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखते हैं, बांध के रखते हैं, उसके लिए उसने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला इधर मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। जो फोर्स F है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है m1 m2 के, यानी दोनों ब्लॉक का जो मास है वो मास के प्रोडक्ट यानी उसके गुणा के समानुपाती है, F समानुपाती m1 m2। पहला लॉजिक क्लियर है बेटा? यस, शाबाश। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में जय लिख दें, लाइक बटन दबा के टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए। आज की क्लास में प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे और कॉन्सेप्ट भी होगा, और एक एक लेवल का थ्योरी का जो क्वेश्चन यहाँ से आगे बनने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, एक एक सवाल तैयार कराऊंगा। देखिए सबसे पहले दूसरा उसने कहा कि दोनों का मास जो मल्टीप्लाई है वो फोर्स के इक्वल होगा। दूसरा आता उसने कहा कि जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो d आपको यहां पे नजर आ रहा है उसके वर्ग
यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद कर्मानुपाती है, यानी F समानुपाती 1/d स्क्वायर। फिर उसने इन दोनों को मिला दिया और एक फॉर्मूला बना दिया F समानुपाती m1 m2/r स्क्वायर। उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में उसने जादू कर दिया, प्रोपोर्शनली साइन हटाया, कैपिटल जी एक कांस्टेंट रखा, m1 m2 और ये आपका r स्क्वायर, ये आपका लॉ बन गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनली साइन हटाया और उसने एक फॉर्मूला दे दिया F बराबर कैपिटल G m1 m2/r स्क्वायर। यहाँ पे हमने R लिखा है, यहाँ पे D लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूले में अगर आपने R याद कर रखा तो आप R लिख सकते हैं, अगर आप D लिख रहे हो तो D लिख सकते हैं। डायग्राम में D था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फाइनल फॉर्मूले में R लिया है क्योंकि हमने अक्सर जो फॉर्मूला याद किया है F बराबर आपका कैपिटल G m1 m2/r स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए मैंने r स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे कैपिटल G एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अभी बात करूंगा मैं डिटेल से, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी पूरा बाकी है, आगे जरा देखिए क्या क्या होता है। तो कैपिटल जी जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू जरूर याद रख लीजिएगा, कहीं न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़े और हमें इसका वैल्यू याद नहीं हो। जैसे प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, एक न्यूमेरिकल में बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि वैल्यू याद नहीं था, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो केस थोड़ी कर देंगे एग्जामिनर पे, भाई वैल्यू नहीं दिया हम तो नहीं करेंगे। इसलिए याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। फॉर्मूले से इसका यूनिट भी याद आपको रह जाएगा। वैसे मैं उसकी बात अगले स्लाइड में करने वाला हूं। सबसे पहला 500,000 नहीं 500 का तो सपना ही है बेटा, पता नहीं कब पूरा होगा। 500 स्टूडेंट क्रॉस हो चुके अपनी क्लास में और अभी बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया है, तो अब इसका पूरा निचोड़ निकलना बाकी है, उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है, इस फॉर्मूले को अगर मैं आगे लेके जाता हूं, अगर इस फॉर्मूले को मैं आगे लेके जाता हूं तो ये जो आपका F का वैल्यू कैपिटल G m1 m2/r स्क्वायर आ गया, इसका मैंने यूनिट बता दिया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अगर मैं इसको सदिश रूप से प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है। जितना बल ये ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है उतना बल ये ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है, यानी इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है। अगर पहले ने दूसरे पे बल लगाया तो मैंने उसको नाम दिया F12। अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो मैं वेक्टर लगा दूंगा। दूसरे ने पहले पे बल लगाया F21 वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये इधर है, ये इधर है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, लेकिन चिन्ह मुझे आगे माइनस का लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मैं ये लिख सकता हूं F12 वेक्टर का मोड बराबर F21 वेक्टर का मोड। परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये इसका वेक्टर फॉर्म आप याद कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहां से वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया है, आप यहाँ पे थोड़ा और डेप्थ में जा सकते हैं। ये आपका m1 मास है, ये m2 मास है, इनके बीच की दूरी इधर से चल के गया, दूरी का नाम दिया मैंने r12, उधर से चल के आया, मैंने दूरी को नाम दे दिया r21, और ये एक उधर जा रहा है दूरी, भाई मैं इधर से चल के जा रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा डायरेक्शन ये है, फिर मैं उधर से चल के वापस इधर आ रहा हूं तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन आपका आ जाता है। सेम लॉजिक आपका फोर्स के लिए, ये F12 ये F21, इसलिए मैंने एक को माइनस लगा के इसको दूसरे को बराबर लिख दिया है। और यहाँ पे एक चीज मैंने बता दी, नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि F12 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो F21 वेक्टर के विपरीत है, या उसकी दूरी 21 के एकांक सदिश यूनिट वेक्टर के विपरीत है। तो इसको ज्यादा आप डेप्थ में लेके जाओगे, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, आप डायरेक्ट याद रखिए दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा एक पिंड ने दूसरे पिंड पे गुरुत्वाकर्षण बल 5 न्यूटन लगाया, दूसरे वाला पिंड 50 केजी है, पहले वाला 5 केजी है, 5 केजी वाले ने उस पर 5 न्यूटन लगाया, तो बताओ 50 केजी वाले ने उस पर कितना न्यूटन लगाया? 5 न्यूटन ही लगाएगा। मैंने क्या कहा? डायरेक्शन अपोजिट है, बड़ा छोटे से फर्क नहीं पड़ता है। इसने उस पे 5 न्यूटन लगाया तो वो भी इस पे 5 न्यूटन ही लगाएगा।
इस तरीके का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्लास में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर भी प्रैक्टिस हम आगे करने वाले हैं, टॉपिक के साथ साथ कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करने में बिलीव रखता हूं, अपने आप को मतलब इंप्रूव करने में बिलीव रखता हूं, और उसके लिए मैं रेगुलर काम करता रहता हूं। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट कुछ खास नहीं है, लेकिन भैया ये पॉइंट बहुत खास है, ये पॉइंट बहुत खास है, क्योंकि यहां पे मैं ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इस चीज को गौर करें। क्या ग्रेविटेशनल, नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा अट्रैक्शन नेचर। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो अट्रैक्शन नेचर का होता है। आप जब नोट्स बनाओ तो उसको एज इट इज डाल दीजिएगा। आप शॉर्ट में लिखो, ये थ्योरी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डाल देना। आकर्षण प्रकृति, अट्रैक्शन नेचर होती है ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स की। मेरे हिसाब से यहां तक इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, how's the जोश? रिप्लाई इन लाइक बटन या कमेंट बॉक्स। ओके, हाउस द जोश, सारे बच्चे एक साथ। चलिए अभी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा तो मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगा। निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में आपको बता चुका हूं और आपको याद भी करवा चुका हूं। आपको याद भी है क्या कि एक पिंड दूसरे पिंड पे जो बल लगाता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। बात बस इतनी सी है जो आपको ऑलरेडी पता है, बस मैंने इसको लिख दिया है ताकि आप अपने नोट्स में नोट कर सको। F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर, अगर मैं इसका लगाता हूं मैग्नीट्यूड तो ये माइनस का चिन्ह हट जाता है। मैंने नीचे यही चीज लिखी है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। और ये एक एक बच्चे के दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े में हर जगह स्कैन हो जाना चाहिए। क्या? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे देखिए, सवाल आपका स्क्रीन पर है और मैं इसको फटाफट से इस सवाल के लिए एक चीज में देखना चाहूंगा, टाइम लगाना चाहूंगा मैं, और टाइम आपका रहेगा यहाँ पे, इधर लगा देता हूं मैं फटाफट से। देखिए 40 सेकंड का टाइम, और फटाफट कमेंट बॉक्स में इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जल्दी देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। जल्दी देखिए बेटा, शाबाश, वेरी गुड, गजब, जल्दी करें बेटा, गलती हो रही है, वाह शाबाश। गलत होगा बेटा, सुपर लेवल क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, फिर बोल रहा हूं सवाल को हल्के में ले रहे बच्चे, इसको गलत कर रहे हैं। यस यस, देखिए बेटा मैं बता रहा हूं, गलत कर रहे हैं बच्चे, बच्चे गलत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको क्या गलत कर रहे हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान निर्भर करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या आप बात कर रहे हो? आपके हिसाब से पदार्थ की प्रकृति चेंज करोगे तो क्या जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव न्यूटन 10 टू द पावर नेगेटिव 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर चेंज हो जाएगा? नहीं, उतना ही रहेगा। नंबर 2, क्या मीडियम से चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। नंबर 3, एक्सेलरेशन से चेंज हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक है, उसका वैल्यू इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डी नॉट डिपेंड्स। शाबाश मेरे शेर, वाह गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन फराडेदार तरीके से, एक से बढ़ के एक जहर सवाल आपका स्क्रीन पे आएगा, उसके बाद में कॉन्सेप्ट चलेगा आगे, 2 सवाल फिर आगे कॉन्सेप्ट। फटाफट शायद दिख रहा होगा आपको, अभी देखिए सवाल को समझिए, टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, उड़ा दो इसको। क्या बात है, क्या बात है। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये धमाका डेली यहाँ पे 11:10 पे होता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके देख लीजिएगा, टाइम अप होने वाला है, फटाफट। वेरी गुड, फिर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जल्दी से। यस देखिए बेटा, यस देखिए कॉन्सेप्ट समझिए सवाल का। बेटा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स, उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय बल F
दोनों बराबर है, तो उपग्रह पे कुल बल कितना लगेगा मैं बता चुका हूं आपको लॉजिक। जितना एक ऑब्जेक्ट है, जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे बल लगाएगा उतना ही वो उस पे लगाएगा। और बल कौन सा लगता है? सेंट्रीपेटल फोर्स ही लगता है। तो अगर उस पे वो बल F लगा रहा है तो भाई उस उपग्रह पर भी टोटल फोर्स वही सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एग्री बेटा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सेंट्रीपेटल फोर्स ही होगा जो उस पे बल लगेगा, उस पिंड पे लगेगा जो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। ऑप्शन बी क्लियर है सभी बच्चों का? यस सर, बी। इतना सारी गलतियां हो रही है। ग्रेविटेशन फेवरेट टॉपिक बताते हो बेटा, अभी रुक जाओ, तुम हलवा खाया है अभी तक, अब आएंगे जहर सवाल तो पता चलेगा। ठीक है, डेली इसी तरीके के सवाल बीच बीच में डालूंगा, दिमाग हिल जाएगा। डीपीपी सीरीज मिस कर रहे हैं बच्चे, डीपीपी सीरीज मिस कर रहे हैं, आज की डीपीपी सीरीज आके देख लेना, पता चल जाएगा कितने सवाल आते हैं। 10 क्वेश्चन करवाए, 10 में से कितने आते हैं अनअकैडमी वॉरियर्स पे। चलो लॉजिक पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फटाफट बैक वापस से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी एक एक पॉइंट से एक एक सवाल तैयार करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनसे सवाल बनने वाले पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। पहला सवाल आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैपिटल जी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पहला सवाल तैयार है बेटा? पहला सवाल तैयार है? यस, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत खतरनाक सवाल बनने वाला है। कैसे? उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल आ जाए, उम्मीद कर रहा हूं, हो सकता है नहीं भी आए। पहला सवाल क्या, देखिए बेटा, जी का यूनिवर्सल जो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, वो मैंने आपको भी याद करवा दी है। मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है। 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, मैंने इसका वैल्यू याद करवा दिया। लेकिन बेटा सीजीएस में भी इसका यूनिट याद कर लेना, इसका वैल्यू याद कर लेना। ये आपका ऐसा यूनिट है भैया, और मैंने इसको सीजीएस में भी कन्वर्ट कर दिया है, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ग्राम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट याद कर लेना, 6.67 into 10 to the power नेगेटिव, यहां पे आपका 8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ग्राम स्क्वायर। सीजीएस में भी यूनिट याद कर लेना, ठीक है? यस, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यूनिट सही है बेटा, कोई यूनिट रॉन्ग नहीं है। जी का यूनिट रॉन्ग थी आपकी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर बोला है मैंने, सही लिखा है। ओके, क्लियर है? ओके, क्लियर है बेटा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर सही लिखा है। देखिए जरा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, केजी स्क्वायर आ जाएगा। इधर पीछे देख लेते हैं, पीछे कहां पे गड़बड़ था, देख लो एक बार। न्यूटन, अच्छा यहां पे, ओहो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ओके 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 ओके, चलो जी आगे आ जाओ, करेक्शन कर लेना भाई। अगर किसी ने गलत वहां पे देखा है तो मैंने बोला सही था, लिखा हुआ इधर गलत था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विमा निकालना। अब भाई विमा निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट याद करके रखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। तो फटाफट एक बार निकाल के देख लेते हैं। है बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो बेटा जी के लिए निकालना है तो न्यूटन इंटू आर स्क्वायर, मैं मीटर स्क्वायर में लिख देता हूं इसको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर लिख देता हूं। अब डायमेंशन बन जाएगी बेटा, बल के लिए m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर के लिए l2 अपॉन में केजी के लिए आपका m2। ऊपर आएगा m1 m2, ऊपर आके माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा, l1 और l2 l3 और ये आपका t-2। बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो इसके बारे में? m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2, ये आपका m-1 l3 t-2। डायरेक्ट याद करके रखिए, डायरेक्ट याद करके रखिए, या डायरेक्ट याद करके रखिए, या बढ़ा के लिखते हो हर बार? एक बार कमेंट में रिप्लाई करके बताना सारे बच्चे। यस सर, यस सर, गजब। आगे चले बेटा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ओहो क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर आपका 3rd। एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया, एक एक पॉइंट को नोट किया है ताकि सवाल वहां से बढ़े, सवाल गलत नहीं हो हमारा। क्या जी का मान समस्त ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट रहता है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाएगा। नियत रहता है, ये वस्तुओं के आकार और उनके मध्य के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। सर जी आपने चीटिंग की है, बोला क्या? बोला वो क्वेश्चन पहले काहे दिया,
अब देते तो हम सही करते, आपने चीटिंग किया हमारे साथ। वो क्वेश्चन पहले ही करवा लिया आपने, जीके डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट अब बता रहे हो हमें, ये गलत बात है भाई। ये तो चेक करना पड़ेगा कि पहले कितना आता है, अब कितना सीख रहे हैं। चलो जी, तो ये बात याद करके रखिए, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लिए जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बट ये डिपेंड नहीं करेगा आपका आकार, आकृति, शेप, साइज, गोला कितना बड़ा कितना छोटा, फर्क नहीं पड़ता इससे, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट नंबर आपका 4। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक अहम पॉइंट अपन नोट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अभी हमने कैपिटल जी के बारे में डिटेल स्टडी की, लेकिन अभी कैपिटल जी के साथ में जहां से कैपिटल जी हमने निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल Fg, इसकी क्या कहानी बनती है, इसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूं। एक एक पॉइंट से एक एक सवाल, स्पेशल पॉइंट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1, पहला पॉइंट हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट। पता होगा आपको एक्शन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पीछे लॉ ऑफ मोशन में, राइट। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में उपस्थित होता है। अतः ये यहां ध्यान दीजिएगा, न्यूटन की गति का थर्ड लॉ। क्या बात कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है, उसको फॉलो करता है। एक्शन जितना होता है उतना रिएक्शन होता है। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये बेटा 5 केजी है और ये 50 केजी है, इसने इस पे बल लगाया 5 न्यूटन का, इसने इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया F1, तो बताओ ये इस पे कितना बल लगाएगा F2। तो मैंने आपको जवाब दिया था 5 न्यूटन। इसने जितना एक्शन किया उतना रिएक्शन मिलेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। यहां से कोई भी न्यूमेरिकल बने हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। यस, क्लियर है बेटा, यस। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर आपका 2 क्या है, यह दोनों वस्तुओं के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर नहीं करता है। M1 M2 के बीच में क्या मीडियम रखा है, फर्क नहीं पड़ता है भाई, याद रखिएगा। मैं बताऊं आपको, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बल लग रहा है, साहब गुरुत्वाकर्षण बल। आपने क्या किया, बीच में कुछ और लाके फंसा दिया। अब आप कहोगे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या रख देंगे भाई, कुछ भी मान लो, तो क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है चेंज हो जाएगा? नहीं, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो, एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ लेना बेटा। थ्योरी के सवाल यही गोल गोल घुमा के बनेंगे, इधर से एक एक पॉइंट नोट कर लेना दिलो दिमाग में, ठीक है। नोट्स भी बना लेना इसके, ठीक है। तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मैं कैपिटल जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एफ जी की बात कर रहा हूं, नोट करके रखना, क्योंकि बच्चे इन दोनों का खिचड़ी बना देते हैं। मैं एफ जी की बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल जी की बात पीछे कर चुका हूं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यह बल अन्य बलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। दुनियादारी से मतलब नहीं है, पूरा सन्यासी है ये, इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात है। कई तरीके के बाबा होते हैं, कुछ बाबा बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, और कई बाबा जी ऐसे होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। असली बाबा जी वही है, जो बिजनेसमैन है वो बाबा जी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ये क्या है, ये ओरिजिनल बाबा जी है, ये वो बाबा जी है जिनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच में क्या बल लग रहा है, क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा, कितना लग रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। यानी ये कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई दूसरा बल लगता है तो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स को उस बल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नोट कर लो अपने दिलो दिमाग में, बहुत अच्छा सवाल यहां से बन जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। यहां से आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपका स्क्रीन पर। यस यस, याद हो गया, दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में याद हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपका स्क्रीन पर। पॉइंट नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल। ओए क्या बात कर रहे हो सर, सेंट्रल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अभी जैसे ही मैं सेंट्रल फोर्स बोलूंगा बच्चे के कमेंट आएंगे दे धड़ाधड़। ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने ठीक आपने बताया, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है ये समझ नहीं आया, तो इसके लिए मैंने इसका इंतजाम भी किया है, चाय नाश्ता भी होगा। जरा आगे चलते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। यस, देखिए चाय नाश्ता भी होगा आपका। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स क्या है? इस लाइन को बाद में पढ़ूंगा, पहले तुम आगे आ जाओ, तुम्हारा डाउट देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इस पे आ जाओ, मुझे पता है आपका डाउट यही आएगा अगले तुरंत कमेंट में, क्योंकि इतना तो पहचाने लगे ना आपको, हम सुनने लगे उसकी आवाज किसकी समझ रहे हो बात? हाँ, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है। इफ द फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल फोर्स। इट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। ऐसा बल जो हमेशा पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में अप्लाई होता है वही होता है सेंट्रल फोर्स, वही होता है आपका केंद्रीय बल। नहीं पता चला अब पता चलेगा। एक बार इसको आप क्या करो, रेक्टिफाई करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब सर्कुलर मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट पे, सेंटर की तरफ कौन सा बल लगता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। फिक्स होती कि नहीं होती डायरेक्शन बताओ? सेंट्रल फोर्स है आपका, वो आपका सेंट्रल फोर्स होगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओहो, अभी पृथ्वी का एग्जांपल दिया था मैंने, डायग्राम दिया था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा था, मून अंकल चक्कर लगा रहे थे अर्थ के चारों ओर, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था टुवर्ड द अर्थ सेंटर अलोंग द रेडियस। यस, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और भी आगे एग्जांपल दिया है जिनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट आज के बात में क्लियर, कोई डाउट नहीं है। मैं सेंट्रल फोर्स के बारे में कमेंट चाहूंगा प्रत्येक बच्चे का। सेंट्रल फोर्स क्लियर है बेटा? एक ऐसा फोर्स, इफ द फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। एक फिक्स दिशा में बल लगता है तो वह सेंट्रल फोर्स होता है। दोनों के एग्जांपल देके मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। यस, तो वापस चलूंगा मैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब आते हैं, अब डाउट क्लियर? आ जाओ मैदान में फिर से। क्या ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, एक सेंट्रल फोर्स है, जिसकी क्रिया रेखा दोनों वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इस पे जो बल लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से सेंटर की तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। ये इस पे सेंटर की तरफ लगेगा, इसका बल इसके सेंटर की तरफ लगेगा, इसलिए कहते हैं टुवर्ड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इसीलिए ये आपका सेंट्रल फोर्स है। बताओ क्लियर है बेटा ये डाउट यहां से? यस, अभी रुक जाओ, गेस ना बढ़ाओ। गेस जिन बच्चों की बढ़ रही है हाजमला वगैरह लेके बैठ जाओ, पैसेंस रखो, लेकर सब रखो थोड़ा सा। जितना बता रहा हूं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी फिर आगे का मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। यस, आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 5। आप बहुत जल्दी अधीर हो जाते हो। अरे कुछ नहीं बचेगा इधर, सबको निपटा देंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, शब्द रखें। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है वो एक आपका संरक्षित बल है, संरक्षित बल क्षेत्र है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्क डन, कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स is a non-conservative force. Viscous force is a non-conservative force. But gravitational force is a conservative force. Work done by gravitational force does not depends on path. कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता है. Does not depends on path. Work done by ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कभी पथ पे निर्भर नहीं करता है। एक स्लाइड, 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक सवाल मतलब एक स्क्रीन और 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दोनों सवाल प्रत्येक बच्चे के क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। यस, दोनों सवाल आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स
और कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे निर्भर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5 क्लियर है बेटा? यस सर। टेलीग्राम का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है ना वहां पे ओपन करो, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो, पूरा अपडेट मिलता रहेगा क्लासों का। यस, पॉइंट नंबर 6, और क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 बड़ा खतरनाक होने वाला है, इंपोर्टेंट सवाल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे क्या हो रहा है इधर, ये भाई साहब कौन है, सन अंकल है, ये कौन है, ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है साहब इसके चारों ओर, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना कार्य किया, तो हमने किया क्या बोला कि उसने कोई कार्य नहीं किया। सर ये सवाल भी आता है, यस। वैसे ये सवाल मैंने आपको बता दिया है, कहां बताया सर, अरे वर्क एनर्जी पावर के एग्जाम्पल में जाके देखो, क्या नहीं बताया, मैंने बताया ये सवाल आपको। अब इसको समझ लेते हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो वृत्तीय पथ में जो गति होती है उसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज विल बी जीरो। बट वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका प्लेनेट है चक्कर लगा रहा है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, प्लेनेट जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स जो आपका एफ जी के रूप में लगेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उस कंडीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस कंडीशन ऑलवेज विल बी जीरो, हमेशा हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? यस, पॉइंट नंबर 6 क्लियर है, यहां पे पॉइंट नंबर 6 क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, ये आपका पॉइंट नंबर शायद आपका 7 मिस हो गया है, पॉइंट नंबर 7 है, नोट्स में डाल दीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भैया लॉन्ग रेंज के लिए आता है, क्या बात है, गुरुत्वाकर्षण जो बल आपका है ये लॉन्ग रेंज के लिए आता है, दीर्घ के लिए आता है। ये सवाल आपको पता होना चाहिए, ये बल छोटी दूरियों के लिए वैलिड नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, क्या ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, क्या इन दोनों पे आकर्षण बल लग रहा है? नहीं लग रहा, डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है, समझ रहे हो आप, डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा ना तब जाके कोई वैल्यू वहां पे बढ़ेगी। ये दीर्घपरासी बल है, दीर्घपरास यानी मैक्सिमम रेंज के लिए वैलिड होता है, अधिक दूरियों के लिए, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगता है, जैसे पृथ्वी और सन अंकल के बीच में लगता है, यानी सूर्य के बीच में लगता है। तो इसको याद रखिएगा, दीर्घपरासी बल है, लॉन्ग रेंज के लिए ये वैलिड होता है, ऐसे याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है। ओके, यस, पॉइंट नंबर 8, ओ क्या बात कर रहे हो सर, यस, पॉइंट नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बात कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, ओहो गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है, तो फिर प्रबल बल कौन सा? अरे भाई न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल है छोटा सा लेकिन बड़ा धमाका करता है, छोटी सी रेंज में अप्लाई होता है, नाभिक में 10⁻⁻14 -15 वाली रेंज में वैलिड होता है, लेकिन लगता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है। न्यूक्लियर फोर्स मोस्ट पावरफुल फोर्स होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक फोर्स होता है। ये प्रबल फोर्स कब बनता है? तो बहुत ज्यादा दूरियां होती है, लंबी रेंज होती है, प्रास होती है, तब जाके ये वैलिड होता है। बाकी इसको कह सकते हैं ये आपका वीक फोर्स है, दुर्बल बल है, याद रखिएगा। एक सवाल कराऊंगा मैं प्रैक्टिस में, तो सबसे हाईएस्ट फोर्स प्रबल बल स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर उससे लो, फिर उससे लो, लास्ट में वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक कौन सा है? इसका सवाल बनता है, एग्जाम में भी आया, कराऊंगा मैं आपको आगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? यस, पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 क्या है? बड़ा धमाका है पॉइंट नंबर 9 का, जरा इसको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं बेटा, मेरी क्लास में पीडीएफ नहीं मिलता है, यूट्यूब हो, अनअकैडमी हो, कहीं पर भी हो, मैं पीडीएफ का बुखार, पीडीएफ का लालच किसी बच्चे को कभी नहीं देता। मैंने पहले किया, लेकिन पिछले 1.5 साल से पीडीएफ के नाम से ही मुझे नफरत है, ठीक है? यस, पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 9, दो ध्रुवीय कणों, क्योंकि मैंने एक चीज पे विश्वास किया है कि जो बच्चा इस क्लास के नोट्स खुद बना लेगा ना, स्कैन कर लेगा, अगर पीडीएफ पढ़ने से सिलेक्शन होता तो बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, उठा लो, पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं हो सकता, जब तक बच्चा खुद लिखेगा ना ये क्या है, वीक फोर्स क्या है, दिमाग में जवाब आएगा, क्योंकि उसने लिखा है। और जिस बच्चे ने खुद लिख के मिशन 2019 पार्ट 2 के नोट्स बनाए, उस बच्चे से बात करके देखो आज उसका कॉन्फिडेंस क्या है। अगर इसके भी नोट्स खुद बना लोगे ना तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी बेस्ट बुक है, और क्या पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना, तो कमेंट करने का कोई फायदा भी नहीं है। पॉइंट नंबर 9, दो ध्रुवीय कणों के बीच बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? यस,
दो द्रव्य कणों के बीच जो बल है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जबकि यदि इसमें से एक कण पृथ्वी हो तो इसी के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या आप बात कर रहे हो सर, कभी सोचा ही नहीं था हमने तो ऐसा, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा होता है। क्या बात कर रहे हो सर, जरा फिर से एक बार देखिए, नोट करना इस पॉइंट को जो आपको आपके नोट्स में काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए। दो द्रव्य कणों के बीच में जो बल है उसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यदि इनमें से एक पार्टिकल अगर हम अर्थ ले लें, अगर एक पार्टिकल अर्थ ले ले, दूसरा कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो दूसरा चलेगा, लेकिन एक पृथ्वी हो तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपका गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी फोर्स कहलाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये अगर एक पृथ्वी आ गया तो ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे, उसको गुरुत्वीय बल बोलेंगे। और अगर कोई दूसरे पार्टिकल है, पृथ्वी एक उनमें से नहीं है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ब्रह्मांड के लिए वैलिड होता है। अगर पृथ्वी की बात कर लेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा और उसको अपन ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वीय बल कह देंगे। क्लियर है बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर आपका 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है, इसके बारे में जरा गौर से समझिएगा। पॉइंट नंबर 10 क्या कहने की कोशिश हो रही है। बेटा मुझे एक चीज इतना सा बता दो, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे जैसे मान लो ये पृथ्वी है ना, इधर एक पेन रखा है, इधर एक मोबाइल रखा है ना, ये इधर गोला है, इधर कोई पेन रख दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से, और आगे कुछ इधर कुछ और रख दिया, इधर कोई पत्थर रखा हुआ है ना, इसने बल लगाया इस पे F1, इसने इस पे बल लगाया F2, इसने इस पे बल लगाया F3, इसने इस पे बल लगाया Fn। क्या बात करो, हाँ, n पार्टिकल मिलके एक ही पार्टिकल पे बल लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स उन सभी फोर्स का सम हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा, टोटल कर देंगे। यही चीज मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। क्या इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है फॉर ए सिंगल पार्टिकल बाय अप्लाइड ऑल पार्टिकल, ठीक है, यस। किसी भी तंत्र के लिए द्रव्य कण पर परिणामी फोर्स रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स सभी अलग अलग पार्टिकल के गुरुत्वाकर्षण बलों के योग के तुल्य होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। टोटल फोर्स F वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, Fn वेक्टर। n पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल पे अगर बल लगा रहे हैं तो इस तरीके से इसका जवाब आपके सामने होगा। क्लियर बेटा यहां तक, क्लियर बेटा यहां तक सभी बच्चों का धमाकेदार तरीके से, ओके, यस सर, ये यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, ओके। ग्रेविटेशन पार्ट 1 ये आपका कंप्लीट, यहां पे ग्रेविटेशन पार्ट 1 यहां पे कंप्लीट आपका, ग्रेविटेशन पार्ट 1 कंप्लीट आपका यहां पे, ठीक है। ग्रेविटेशन पार्ट 2 आएगा आपका, ग्रेविटेशन पार्ट 2 आएगा आपका भैया, इंतजार करें। ग्रेविटेशन पार्ट 2 आपका आएगा मंडे को ग्रेविटेशन पार्ट 2, मंडे टू फ्राइडे, याद रखिएगा पार्ट 2 लेके आऊंगा। इसी प्रकार धमाका होगा। एक क्लास को बढ़ाने के लिए 3 घंटे देता हूं ना, 1 घंटा इधर मेहनत करता हूं 4 घंटे, लेकिन मेरी जो मेहनत होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। मेरी क्लास 1 टाइम नहीं होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। बार बार बच्चा मेरी क्लास में आएगा, जो नया बच्चा जुड़ेगा वो वहीं पे आके देखेगा उस क्लास को। 1 टाइम सिंगल टाइम में अपना टाइम इस क्लास के लिए अप्लाई नहीं करता। मंडे को लेके आएंगे पार्ट 2 इसका, जो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जहर होने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो एक बार बता रहा हूं, क्लास को लीव करने से पहले लाइक बटन दबा के जाना, प्रेजेंट लगा के जाना अपनी, क्योंकि आपका वही लाइक बटन है मेरे लिए यहाँ पे मोटिवेशन का, इंजेक्शन का काम करता है, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा। जय हिंद, बहुत बढ़िया। 11:10 डेली सिलेक्शन बैच की क्लास 11:10 पे, मंडे टू फ्राइडे 11:10 पे डेली, मंडे टू फ्राइडे बेटा टाइम मेरा, ओके, मंडे टू फ्राइडे। जय हिंद बेटा। 632 बच्चों ने प्रेजेंट लगा रखी है, देखते हैं कितने बच्चे क्लास एंड होने से पहले प्रेजेंट लगा देते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से। सभी बच्चों को आपकी मेहनत को सलाम है, सैल्यूट है, क्योंकि मुझे पता है मेहनत किस प्रकार से की जाती है। बराबर अगर मिलकर मेहनत कर रहे हो तो बेटा पता है कितनी मेहनत हो रही है। थैंक यू, बाय बाय।